अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसमें जैसे आपने कहा हुकूमत ने भी अपना स्टांस दिया है, खान साहब ने अपना, आपको क्या लगता है कि जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं उससे खान साहब का स्टांस जो था स्ट्रांग हुआ है, मजबूत हुआ है, उनका हौसला बढ़ा है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, हुकूमतों को तख्ते उल्टे जा सकते हैं, अवामी ज़ोर पे, ताकत पे लोग बाहर निकलते हैं लाखों की तादाद में और 15 साल जो हुक्मरान थे उसको भागने पे मजबूर कर देते हैं, या खान साहब वीक हुए हैं जैसे हुकूमत ने कहा है कि उनका जो नैरेटिव था शेख मुजीबुर रहमान साहब के हवाले से 71 के हवाले से, वो नैरेटिव को तो बड़ा धचका लगा है बड़ी हद तक, ये तो मानना पड़ेगा जो उन्होंने वो उस पर वो बातचीत कर रहे थे, अचानक ही हुआ सारा कुछ, खान साहब के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की पोजीशन स्ट्रांग हुई है या वीक हुई है इन वाक़यात के बाद बांग्लादेश के? नहीं, मेरा ख्याल है बांग्लादेश का जो इशू था वो टॉक शोज का इशू ज्यादा था, वो फौज को गुस्सा ज्यादा था, वो उन्होंने फौज को ही गुस्सा दिलाने के लिए सारी वो मूव की थी। आम आदमी का या ग्राउंड रियलिटी में से फर्क नहीं पड़ता। देखिए मसला क्या है, पीटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कभी भी ठीक नहीं था, मजबूत नहीं था। जब हालात अच्छे भी थे और सब कुछ ठीक था, फिर गवर्नमेंट गिर गई, फिर 9 मई आ गई। 9 मई के बाद जो रासा स्ट्रक्चर था वो उस तमाम रगड़े ने और जो उन पर सख्ती हुई उसमें भी टूट गया, तितर बितर हो गई पार्टी। फिर एक लॉयर्स की पूरी खेप खान साहब ने ली। आपको याद है खबर मैंने ब्रेक की थी कि लॉयर्स को बहुत ज़्यादा सीट्स देंगे खान साहब, क्योंकि खान साहब कन्विंस थे कि अगर वकला इलेक्शन लड़ेंगे तो इनकी बेले बुले जमानत नहीं होंगी, कोर्ट्स इनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, और बात भी ठीक थी। अब एक टोटल क्रॉप आ गई है जो इस वक्त पार्टी की फ्रंट लाइन आप समझ लें, लेकिन जिनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है। और अदालतों में तो ठीक है वो जाके करें। अब गौहर साहब का क्या क्या बैकग्राउंड है, या पंजोता जो दोनों हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, जो बाकी आप लोग देख लें इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इनके कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं है। इनमें से कौन जाके जरदारी से बात कर सकता है या नवासी से बात कर सकता है? इनमें से कौन कर सकता है? इनमें से कोई किसी का फोन भी कोई नहीं उठाएगा। इनमें से कौन आके फौज से बात कर सकता है? अब जो उनके पुराने लोग थे वो कोई गायब हो गए, कोई तायब हो गए, तो वो भी उनके पास नहीं है। इस वक्त स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे बताएं, अगर आपने नेशन वाइड कॉल देंगे आप और आप चाहते हैं कि लाखों लोग सड़कों पे आएंगे, वो किस तरह आएंगे? जो लोगों का हाल हुआ है इस जो मारपीट हुई है वो तो अलहदा, जो रगड़ा लगा है वो तो अलहदा, वैसे भी फाइनेंशियल हालात ये वो। आज एक बच्चा है जो लेट से फूड पांडा का डिलीवरी बॉय है, वो 8 फरवरी को वोट तो डाला या वो एक आधे छोटे मोटे लिबर्टी चौक में भी चला जाएगा। क्या वो अफोर्ड करता है कि एजुटेशन में जाना 4 महीने अंदर हो जाए, कोई पूछने वाला ना हो, उसका घर कौन चलाएगा? सो अब लोगों को पता है कि इस वक्त एजुटेशन में जाने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। आपकी सिर्फ आप अंदर नहीं होंगे, पूरा खानदान ख्वार भी होगा। इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रक्चर चाहिए था, वो रोज है। बांग्लादेश में देखिए क्या वही कुछ हुआ है सर। बांग्लादेश में मैं सॉरी बात काटूं, बांग्लादेश में मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ रऊफ, एक सेकंड सर, रऊफ एक सेकंड। बांग्लादेश में मोमेंटम कहाँ से आया? पहला जब जुलूस निकला जो जुलाई के अंदर था, उसमें अवामी लीग की जो यूथ विंग थी उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर फायरिंग कर दी, 5-6 लोग मर गए। उसके बाद फिर एकदम जब एस्केलेट हुआ वहां लाशें बहुत गिर गई। अब ये टेक ओवर से एक दिन पहले 91 लोग एक दिन में मरे, 400 लोग मर गए वहां, सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए हैं, सब कुछ है। उसका मोमेंटम और चीजों से बन गया। नहीं, मूवमेंट उस तरह नहीं हुई थी। अब यहाँ पे ये मूवमेंट बनाना भी मजाक है। पंजाब में कैसे बनाएंगे? केपी में तो बना लेंगे। आपने सही बात में सारी इसलिए कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि 15 साल की हुकूमत भी एक मतलब है, वो बैगेज भी खड़ा था सीना वाजिद साहबा का। 15 साल बड़ा होता, पाकिस्तान में तो मिलिट्री डिक्टेटर 8 से 10 साल ज्यादा नहीं रह सका। 15 साल बड़ा टाइम है। फिर अपोनेंट्स को जेलों में डाला, फांसियां लगाई, वहां पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, टीवी चैनल, मीडिया, बिल्कुल उन्होंने मसाला पकड़ा था, उन्होंने पकड़ा था, चीजों का मसाला पकड़ा था। दूसरा जैसे आप कह रहे हैं 400 लाशें का बोझ था, तो इससे ये भी कहा जा सकता है, कुछ बंदों से मेरी बात हो रही थी, वो कहते जनाब आप इस बात को नहीं देखते कि फिर 9 मई को जो हमने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हालात उसी तरह के थे कि जनाब के अटैक्स हो रहे थे GHQ पे या कमांडर्स हाउस पे, फिर वहाँ पे अब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आर्मी ने या पुलिस ने रेस्ट्रेंट की। अदरवाइज अगर ये जो कहा जाता है जी पुलिस ने क्यों नहीं रोका, फायरिंग क्यों नहीं की, मारपीट क्यों नहीं की, तो उस दिन भी लाशें गिरती, तो शायद उनका ख्याल है कि ये मकसद था, यही इनकी अप्रोच थी और हमने लाशें नहीं गिरनी थी, जिसकी वजह से जो 9 मई था कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया है। सो डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट कि 9 मई को जो पावर इस्तेमाल नहीं की गई तो वो उनका एक वाइज फैसला था कि एक बड़े पैमाने पे कोई इतनी बड़ा ब्लड शेड ना होता, लोग न मारे जाते बेचारे?
नहीं, आई टोटली एग्री। अगर बहुत ज्यादा कोई तसादुम हो जाता, लाशें गिर जाती, हालात कहीं से कहीं चले जाते, और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की असेसमेंट थी 9 मई की, वो तो बड़ा अरसा तक बताते, यही कहते थे कि देखें 9 मई को लेवल ऑफ वायलेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। बांग्लादेश में दोनों ही हुआ, लोगों की तादाद भी लाखों में थी और वायलेंस भी सैकड़ों में था जब लोग मरे। इसलिए वो तो चीज बिल्कुल, अब आप देखिए वो जो आर्मी चीफ थे वो दूर करीब से रिश्तेदार भी लगते हैं हसीना वाजिद के, और उनके हैंड पिक थे। वो इतनी टिपिंग पॉइंट आ गया कि उनको भी 45 मिनट की बात ही करनी पड़ी कि बीबी अब आप जाएं। नो सर, हैंड पिक अब अगर यहाँ पे अगर खान साहब का ख्याल है कि कोई 45 मिनट में कहेगा, तो फिर उससे पहले बहुत ज्यादा आपको स्ट्रीट एजुकेशन चाहिए। अच्छा मालिक, एक बड़ी आपने आखिरी 45 मिनट्स की बात की, मुझे याद आ गया कि खान साहब ने भी सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था। इनकी जो आखिरी शाम थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 8-10 सहाफ़ी गए हुए थे और जो मिलकर आए उनका ख्याल था कि खान साहब तो हमें मंडे और अगले हफ्ते की वो पूरा प्लान बता रहे थे कि मैंने कैसे फाइट आउट करना और कैसे करना है। उन्हें नहीं पता था कि जनाब के विद इन 1 आवर ये बदलने वाली सिचुएशन, और खान साहब को डायरी लेके जाना पड़ा। तो हसीना वाजिद साहब और इमरान खान साहब के कुछ थोड़े से हालात मिलते जुलते नहीं हैं, जो लास्ट डेज या लास्ट आवर्स इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, कि खान साहब के भी उन्हें नहीं पता था कि घंटे बाद कि मैं मुसाफी होने वाला हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ेगा। जैसे हसीना वाजिद साहब को 45 मिनट दिए गए थे, तो वो सारे सहाफ़ी जो मौजूद थे वहाँ पे, साबिर शाकिर थे, ये फरिया अदरीस साहब थे, हमारा उस वक्त मरहूम ये शहीद दोस्त अरशद शरीफ था, ये सारे मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और खान साहब उनको अगले महीने की स्ट्रैटेजी बता रहे थे कि मैं कैसे फाइट आउट करना और हम इनको कैसे हशर नशर करेंगे अपोजिशन का। और घंटे बाद खान साहब ये वज़ीर आज़म नहीं थे। तो हसीना वाजिद साहब के साथ ये कुछ मिलता जुलता हुआ जो ये हुआ जो आप बता रहे थे। ये मसला रूफ सिविलियंस का नहीं होता या फौजियों का नहीं, ये मसला ताकत का होता है। यहीं पे आपको याद है मरहूम जनरल मुशर्रफ, उनका वो डी चौक का जलसा याद है जहां उन्होंने दोनों मुक्के हवा में बुलंद की थी। मेरा ख्याल है वो जो उसके कराची में जो मारे गए थे 50-60 लोग मारे गए थे, और उसके बाद वो भी कहां गए उनको पता लगा, 12 मई था जाने का। मालिक वो भी 12 मई था, वैसे ये 9 मई का है, वो भी 12 मई का महीना कोई भारी पड़ा है हम पे। बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी पावर में होता है वो अपने बबल में होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के पावर बबल में हो, चाहे वो आर्मी चीफ के पावर बबल में हो। यही तो मसला है, जब आप इंस्टीट्यूशन से बड़ा अपने आप को समझें तो फिर यही गलतियां होती है ना। अगर इंसान गलतियां ना हो तो फिर हर बंदा 100 साल बैठा रहे। अच्छा लास्टली तो ये तो पावर, लास्टली सर जी, आज आप और मैं कमेटी में थे, आज वहाँ पे उमर अयूब खां हो गए और साथ में अतर कियानी साहब की, आप और मैं तो बिल्कुल पीछे बैठे थे, सुन रहे थे उनकी। बिलाल कियानी सारी। तो सर व्हाट हैपेंड, आपने क्या सुना, क्या जाना सर? कोई इतनी बड़ी खबर थी तो नहीं, बात थी नहीं जिसपे 2 बड़े पार्लियामेंटेरियन आपस में इतने उलझ पड़े सर? याद नहीं, उन्होंने याद नहीं जब वो एक उनके एक MNA आए थे जूम के ऊपर, मुबीन, और उन्होंने बात की मुबीन। तो उन्होंने कहा कि ये इस बंदे को जी ISI वाले कह रहे हैं कि तुम्हें ये मिनिस्टर बनवा देंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर बना देंगे, तुमने जाके हल्फनामा नहीं देना। तो वहां पे बिलाल ने कहा कि जी आप ये मीटिंग के एजेंडे पे बात करें, पॉलिटिकल ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें। उसमें उन दोनों की लहदे हो गई। टेक्निकली बिलाल कियानी ठीक बात कर रहे थे, टू बी फेयर, क्योंकि वहां पे एजेंडा और था। तो उन्होंने कहा जी आप इसको पॉलिटिकल बयानबाजी में लेके जा रहे हैं। और फिर मेरा ख्याल है वैसे उमर अयूब साहब को भी हेडलाइन चाहिए थी, तो उन्होंने भी उसको ज्यादा इशू बना दिया, वरना इतना बड़ा इशू था नहीं, इतनी छोटी मोटी बातें तो होती रहती। असल में मेरा ख्याल 7-7 कुर्सियां थी, अगर 7-7 कुर्सियां नहीं होती, जरा 3-4 छोड़ के होती तो मसला होना नहीं था। मेरा नहीं हो रहा था, वो करीब बैठे थे ना, तो एक दूसरे को थोड़ी सी नोक झोंक हो रही थी उस पर। बड़ा थैंक यू वेरी मच सर। वो दोनों ही डिसेंट लोग हैं, वहां से उमर अयूब भी और बिलाल कियानी भी दोनों बड़े धीमे और उस तरह बड़े पॉलिश लोग हैं। जब ये झगड़ा हुआ, पढ़े लिखे बड़े समझदार हैं, एग्री विद यू, सही कह रहे हैं।